गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन के मैंने बाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार से मैंने आपको बताया था, रंध्री, बातरंध्री और उपतचीय बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, उपतचीय और बातरंध्री बाष्पोत्सर्जन हम पढ़ चुके थे। रंध्री बाष्पोत्सर्जन के बारे में आपको बता दिया, रंध्र क्या होता है, रंध्र कैसा होता है, रंध्र के द्वारा बाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रंध्र की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट्स, रंध्रीय गति की क्रियाविधि कि रंध्र जो है आखिर जो है रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है, और खुलने और बंद करने की जो क्रिया होती है वो रंध्रीय गति कहलाती है। रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि रंध्रीय गति कहलाती है। ठीक है, रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि है उसे हम क्या कहते हैं, रंध्रीय गति कहते हैं। अर्थात बंद रंध्रों की जो क्रियाविधि है, खुलना और बंद होना, ये जो है रंध्रीय गति कहलाती है। ठीक है, ये अब चूंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि बाह्यकोशिका की समस्त कोशिकाओं में क्या नहीं पाए जाते, हरित लवक नहीं पाए जाते समस्त कोशिकाओं में, लेकिन जो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं, द्वार कोशिकाएं जो होती हैं में हरित लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। अब चूंकि हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक का काम क्या है, जब हरित लवक पाए जाते हैं तो द्वार कोशिकाएं जो हैं, द्वार कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करती है। क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती है। तो द्वार कोशिका में जो है हरित लवक पाए जाते हैं तो क्या करती हैं, ये द्वार कोशिकाएं जो क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण करती है, ठीक है, अब चूंकि रंध्र जो होते हैं, द्वार कोशिकाएं जो होती हैं उनकी बाह्य त्वचा, द्वार कोशिकाओं की बाह्य त्वचा जो होती है, बाह्य त्वचा लचीली होती है, लचीली होती है एवं आंतरिक त्वचा कठोर होती है। ठीक है, बाह्य त्वचा होती है, लचीली होती है, जिससे कोशिकाओं का स्फीत होना और सलत होना, इन दोनों में जो है लचीली कोशिका जो है वो कार्य करती है। रंध्रों का खुलना और बंद होना जो है वो द्वार कोशिकाओं की स्थिरता पर निर्भर करता है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्थिरता पर निर्भर करता है। स्थिरता क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोशिका जो है, कोई कोशिका जब पूर्ण तरह से फूली हुई होती है तो वह कोशिका स्फीत कहलाती है, और जब कोशिका जो है क्या होती है, पिछी होती है तो वह कोशिका कहलाती है, सलत कोशिका कहलाती है। तो द्वार कोशिका रंध्रों का खुलना जो है वो द्वार कोशिकाओं की स्फीतता, अर्थात वो सलत है या स्फीत है, उस पर निर्भर करती है। अगर द्वार कोशिकाएं सलत अवस्था में है तो रंध्र खुले होते हैं, और द्वार कोशिकाएं अगर किसमें है, सलत अवस्था में है तो रंध्र क्या होते हैं, बंद होते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो रात्रि के समय और एक दिन के समय। दोनों क्रियाएं जो है वो रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए उपयोगी होती हैं। देखिए सामान्यतः रंध्र जो है वो सामान्यतः रंध्र दिन के समय खुलते हैं, दिन के समय में खुलते हैं। सामान्यतः रंध्र जो है बोलते हैं दिन के समय खुलते हैं और रात्रि के समय बंद होते हैं। लेकिन कुछ मांसल पादप जो होते हैं उनमें रंध्र जो है वो खुलते हैं, जैसे नाकफनी वगैरह में, वो रात्रि को रंध्र खुलते हैं और दिन के समय में रंध्र बंद होते हैं। ठीक है, तो हम जब पढ़ते हैं कि भाई अंधकार में ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जिससे रंध्र बंद होते हैं, और दिन के समय ऐसी कौन सी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण जो है वो रंध्र खुल जाते हैं। तो नंबर 1 पढ़ते हैं हम, अंधकार में क्या क्रिया होती है। अंधकार में होने वाली क्रिया। ठीक है, अंधकार में कौन कौन सी क्रिया होती हैं जिसके द्वारा जो है रंध्र बंद होते हैं, या रात्रि के समय, कैसे कह सकते हैं, रात्रि के समय। ठीक है, रात्रि के समय या अंधकार में होने वाली क्रियाएं, कौन कौन सी क्रिया हैं जिसके द्वारा जो है वो क्या होते हैं, रंध्र खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, तो देखिए रात्रि परिवर्तन क्या क्या होते हैं। नंबर 1, पहला परिवर्तन जो होता है वो होता है कि रात्रि के समय जो है द्वार कोशिकाओं में CO2 का संचयन हो जाता है। इसमें द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, या सांद्रता बढ़ जाती है, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। नंबर 1, द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है?
क्योंकि रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, इसलिए क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। नंबर दूसरी चीज, अब CO2 की सांद्रता जब बढ़ती है तो pH में कमी हो जाती है, pH में कमी हो जाती है। ठीक है, अब pH कम हो गई, ठीक है, pH में कमी हो गई, अम्लता बढ़ जाती है, अर्थात pH में कमी हो जाती है। तीसरी है, शर्करा का मांड में परिवर्तन हो जाता है। शर्करा जो होती है, शर्करा का मांड में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो जब इसके सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें शर्करा मांड सिद्धांत जो है हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे शर्करा जो है मांड बदलती है, क्या सिद्धांत है, ये शायरी ने दिया था सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हो जाता है, उस समय शर्करा मांड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब चूंकि शर्करा मांड में तो परिवर्तित हो गई तो होता क्या है, द्वार कोशिकाओं में जो है वो परासरण दाब जो है वो कम हो जाता है। द्वार कोशिकाओं में ओपी या परासरण दाब कम हो जाता है, और परासरण दाब कम हो गया तो डीपीडी क्या हो जाता है, अर्थात डीपीडी कम हो जाता है। अब डीपीडी कम हो गया तो जो है अब क्या होगा, कोशिका से बाह्य परासरण होगा। कौन सी क्रिया होगी, अब द्वार कोशिकाओं में बाह्य परासरण होता है, जिससे कोशिका हो जाती है, कोशिकाएं सलत हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। ये होती है क्रिया रात्रि के समय। नंबर 1, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। दूसरी बात, pH में कमी हो जाती है। ठीक है, तीसरी बात, शर्करा का मान में परिवर्तन हो जाता है, और चौथी बात जो होती है वो द्वार कोशिकाओं में ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, अर्थात डीपीजी कम हो जाती है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं में बाह्य परासरण होता है, और बाह्य परासरण होने के कारण क्या हो जाती है, ये कोशिकाएं जो है सलत हो जाती हैं और रंध्र जो है क्या हो जाते हैं, हमारे बंद हो जाते हैं। अब इस प्रकार की क्रिया जस्ट इसके विपरीत जो है वो दिन के समय में होती है। ये तो यहाँ पे रात्रि के समय में, दिन के समय में जस्ट इसके विपरीत क्रिया होती है। देखिए कौन सी क्रिया होती है, अब चूंकि आप खुद इसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि दिन के समय में कौन सी क्रिया है। ये तो ही रात्रि के समय। अब देखिए दिन के समय, ठीक है, दिन के समय क्या होगा। अब दिन के समय में नंबर 1, पहली बात प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होगा क्योंकि द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, मैंने पहले बताया था आपको, द्वार कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। अब चूंकि हरित लवक पाया जाता है तो क्या होगा, इनमें दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रकाश में होगा तो CO2 कम हो जाती है, CO2 कम हो जाती है। अब CO2 में कमी हो गई, CO2 में कमी के बाद क्या हो जाती है, pH में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, अर्थात pH का मान बढ़ जाता है। ठीक है, pH का मान बढ़ने से क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर OP बढ़ जाता है। अब pH का मान क्यों बढ़ता है, मैं आपको बताऊंगा कि H प्लस NO क्या हो जाती है, सांद्रता जो है बढ़ जाती है। ठीक है, अब OP बढ़ जाता है, OPD बढ़ने मतलब DPD बढ़ जाती है, DPD बढ़ने से क्या होती है, ये कोशिकाओं से तो पास वाली कोशिकाओं से क्या करती है, अब अंतःपरासरण होगा। क्या होगा, पास वाली कोशिकाओं को तरफ ग्रहण करेंगी। अब क्रिया होती है अंतःपरासरण की। अब क्रिया कैसी होती है, अंतःपरासरण क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं स्थित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, स्थित हो जाती हैं, और रंध्र क्या हो जाते हैं, आपके खुल जाते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं दिन के समय, नंबर 1 हरित लवक पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, CO2 से कम हो जाता है, pH में वृद्धि हो जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, DPD बढ़ जाता है। अब आप इन सब के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, जिससे क्या होगा, अंतःपरासरण क्रिया होती है, द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित करती हैं और सरल हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। दिन के समय में इस प्रकार की क्रियाएं होती है। ये हुई आपकी दिन के समय में होने वाली क्रिया, जिसके कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है सामान्यतः, मैंने भी बताया था सामान्यतः रंध्र जो है वो दिन के समय खुलते हैं। रंध्र सामान्यतः दिन के समय खुलते हैं, इन्हें हम कहते हैं, और दिन के समय खुलते हैं इन्हें हम प्रकाश सक्रिय कहते हैं, फोटो एक्टिव, इन्हें कहते हैं हम फोटो एक्टिव, प्रकाश सक्रिय। ऐसे रंग क्या कहते हैं? प्रकाश सक्रिय रंग कहते हैं, ठीक है, जो नीले और लाल रंग का सर्वाधिक अवशोषण करते हैं, ठीक है, ऐसे रंगों को प्रकाश सक्रिय रंग कहते हैं। कब? दिन के समय, ठीक है। कुछ पौधों मैंने बताया था जैसे नागफनी या मासरूम पादप जो होते हैं, मासरूम जो पादप होते हैं उनमें रंध्र रात्रि खुलते हैं। क्या खुलते हैं? रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं। ऐसे रंध्रों को क्या कहते हैं हम? तिमिर सक्रिय। ऐसे रंध्रों को हम स्फोटो एक्टिव या तिमिर सक्रिय क्या कहते हैं? तिमिर सक्रिय रंध्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्फोटो एक्टिव या तिमिर सक्रिय रंध्र कहते हैं, ठीक है। ये हुई आपकी सामान्यतः रंध्रों की क्रियाविधि। अब आते हैं इसके सिद्धांत कौन कौन से, समझ में आ गया आपको ये चीज। अब आते हैं रंध्र क्रियाविधि के सिद्धांत या रंध्र गति के सिद्धांत। नेक्स्ट चलेंगे आपका रंध्र गति के सिद्धांत। नेक्स्ट इसमें रंध्र गति के सिद्धांत। अब देखिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत दिए कि भाई रंध्रों की गति किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं रंध्र सिद्धांतों के बारे में वो पढ़ते हैं, हीथ वगैरह बहुत सारे वैज्ञानिक आए, ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं माड़ शर्करा परिकल्पना। माड़ शर्करा परिकल्पना सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें माड़ शर्करा। अभी मैंने आपको बताया था कि माड़ का शर्करा में और शर्करा का जो माड़ में परिवर्तन होता है, ये परिकल्पना दी थी डी सायरे ने। ये किसने थी? ये परिकल्पना जेडी सायरे ने दी थी। जेडी सायरे ने परिकल्पना दी थी। अब देखिए इन्होंने बताया था वहीं पे माड़ का शर्करा में और शर्करा का माड़ में जो है क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण रंध्रों की क्रियाविधि होती है, अर्थात रंध्र खुलते और बंद होते हैं। ये हमने अभी पढ़ा था कि भाई इसमें अंधकार में माड़ शर्करा माड़ बदल जाती है और दिन के समय में जो है क्या होता है? माड़ जो है वो शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। तो होता किस क्रियाविधि के द्वारा है, कैसे होता है, ठीक है। तो इसको जेडी सायरे ने दिया। इसका जो अध्ययन किया था, विस्तृत अध्ययन किया था, विस्तृत अध्ययन जो है एक साइंटिस्ट थे, अभी कौन से? स्क्रैंथ साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसका अध्ययन किया विस्तृत रूप से माड़ शर्करा परिकल्पना का। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा? इस परिकल्पना के अनुसार दो प्रकार की क्रिया था। अभी नंबर एक इसमें प्रकाश में क्रिया और दूसरी आपकी अंधकार में क्रिया, ठीक है। पहली है प्रकाश में क्रिया और दूसरी है अंधकार में होने वाली क्रिया। अब चूंकि प्रकाश में क्या क्या क्रिया होती है और अंधकार में कौन कौन सी क्रिया होती है, तो मैं आपको बता दूं। नंबर एक पढ़ते हैं प्रकाश में क्रिया, ठीक है। प्रकाश में क्या क्या क्रियाएं जो हैं वो होती हैं इसके अंदर, वो आप देखिए। नंबर फर्स्ट, पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है। अब हरी होती है तो क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण करती है। क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण करती है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण करती हैं, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्या होगा? CO2 की कमी होती है, ठीक है। CO2 क्या होती है? कम होती है, अर्थात CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के वक्त CO2 का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? CO2 का उपयोग होता है। मैंने फर्स्ट डे मतलब अपन पढ़ेंगे, मैं आएगा क्वेश्चन जब बताऊंगा आपको, प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे बताऊंगा आपको कि CO2 के उपयोग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। CO2 कम में आ गया, क्या हो गया? CO2 क्षमता कम हो गई। तीसरी चीज जो है द्वार कोशिकाओं का pH बढ़ जाता है। द्वार कोशिकाओं का pH बढ़ जाता है, ठीक है। अर्थात pH में क्या होगी? बढ़ोतरी हो गई। pH के बढ़ने से एक एंजाइम है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। pH बढ़ने से फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है।
सक्रिय हो जाता है। कौन सा एंजाइम? फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम के सक्रिय होने से मांड का, इसमें ये मांड का जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तन हो जाता है। किसका? मांड का। ठीक है, अब ये चूंकि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब चूंकि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जल में घुलनशील होता है तो ये क्या करता है? कोशिका रस में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है? ये कोशिका रस में घुल जाता है। अब कोशिका रस घुल गया तो कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होगा? कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, अब सांद्रता बढ़ गई तो क्या होगा? कोशिका रस का ऑस्मोटिक ओपी बढ़ जाता है। कोशिका रस में क्या बढ़ गया? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अब ओपी बढ़ गया तो ओपी बढ़ने से क्या होगा? डीपीडी बढ़ जाता है, डीपीडी बढ़ जाता है। हम जानते हैं ओपीडी, हमने डीपीडी पढ़ा है कि डीपीडी जो है वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करता है? गमन करता है। ठीक है, तो डीपीडी अब क्या होगा? पास वाली कोशिकाओं से जल द्वार कोशिकाओं में आ जाता है, द्वार कोशिकाओं में आ जाता है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं में जाता है तो रंध्र खुल जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, क्या बात बताया इसमें? आप सुन लीजिए एक बार। प्रकाश के समय में दो क्रिया होती है। नंबर 1 प्रकाश के समय में, एक अंधकार के समय में। प्रकाश के समय में चूंकि पत्तियां रोकती है, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होने के कारण CO2 की सांद्रता में कमी होती है, क्योंकि CO2 क्या होता है? उपयोग में आ जाता है। अब द्वार कोशिकाओं में पीएच जो है वो, पीएच का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। पीएच का मान बढ़ने से फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण मांड का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो जल में घुलनशील होता है और ये कोशिका रस में घुल जाता है, जिसके कारण कोशिका रस सांद्रता बढ़ जाती है, अर्थात कोशिका का ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशर दाब बढ़ता है, जिसके कारण कोशिका की डीपीडी बढ़ जाती है और जिसके कारण पास वाली कोशिकाओं से जल जो है वो द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। ये क्रिया होती है आपके दिन के समय में। किसके समय में? दिन के समय में। ठीक है, अब देखिए दूसरी होती है इसमें रात्रि के समय। दूसरी किस समय होती है? रात्रि के समय। दूसरी आपकी रात्रि के समय। अब जस्ट रात्रि के समय जस्ट क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? इस क्रिया के माध्यम से क्या होता है ये देखिए। क्योंकि अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इसका मतलब CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, CO2 सांद्रता बढ़ जाती है। अब क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा तो CO2 सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। CO2 का संचय अधिक हो जाता है, द्वार कोशिकाओं में CO2 अधिक संचय हो जाता है। अब क्या होगा? जिसके कारण क्या होगा? H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, H+ आयनों की सांद्रता क्या होती है? इसका pH, अर्थात pH का मान जो है वो कैसा हो जाता है आपका? अम्लीयता, इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, pH का मान कम हो जाता है, pH का मान कम हो जाता है। अब pH का मान कम हो गया, आपका अम्लीयता बढ़ गई, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ गई, CO2 सांद्रता बढ़ गई। ठीक है, अब क्या होगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मांड में परिवर्तित होता है। अब क्या होगा? यहाँ पर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मांड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब ये किसमें हो गया? मांड परिवर्तित हो गया। चूंकि जो है वो मांड जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है? मांड जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, अब चूंकि अघुलनशील है तो क्या होता है? कोशिका रस के अंदर जो है वो ओपी कम हो जाता है। ठीक है, कोशिका रस की सांद्रता कम हो जाती है। अब क्या होगा? कोशिका रस में ओपी कम हो जाता है। इससे क्या होगा? कोशिका रस में
ओपी कम हो जाता है। ओपी कम होने से क्या होता है, डीपीडी कम हो जाता है, डीपीडी कम हो जाता है। ठीक है, अब डीपीडी कम होने से क्या होगा भाई कि इसमें के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, कोशिका के अंदर कोशिका रस कैसा हो जाता है, तनु हो जाता है। अब क्या होगा, डीपीडी कम हो गई। अब क्या होगा, जल जो है वो द्वार कोशिकाओं से पास वाली कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। जल जो है वो जल द्वार कोशिकाओं से पास वाली कोशिकाओं में चला जाता है। द्वार कोशिकाएं सलत हो जाती हैं, द्वार कोशिकाएं सलत हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, द्वार कोशिकाएं सलत हो जाती हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। ये प्रक्रिया जो है वो रात्रि के समय संपन्न होती है, अंधकार में संपन्न होती है, और दिन के समय में जस्ट इसके विपरीत क्रिया संपन्न होती है। लेकिन इस परिकल्पना का स्टीवर्ट नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कर दिया, इसका खंडन कर दिया कि भाई इतनी एनर्जी नहीं हो सकती कि ग्लूकोज 1 फास्फेट या ओपी प्रश्न इतना नहीं हो सकता कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को क्या कर सके, परिवर्तित कर सके। ठीक है, इतनी मात्रा में परिवर्तित कर सके कि उसका जो है वो क्या हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए या तो उसका क्षमता बढ़ जाए। तो स्टीवर्ट ने जो है इसका क्या कर दिया, खंडन कर दिया। तो नेक्स्ट जो परिकल्पना पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे आपका स्टीवर्ट की परिकल्पना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।